हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम बाल श्रम निषेध जो अधिनियम बनाया गया था 1986 उसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 का। ये आपके हॉस्टल वार्डन के लिए क्लास चलाई जा रही है। इसके पहले हमने एक पॉक्सो एक्ट के बारे में भी वीडियो देखे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और आज हम चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को देखने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें हम मुख्य धाराएं और जितने भी IPC धाराएं होती हैं, क्या अपराध हैं, कौन से दंड शामिल हैं, और हम इसमें कौन कौन से समय समय पर कोर्ट द्वारा कौन कौन से केस दर्ज किए गए थे और क्या नोटिस जारी किए गए थे, ये सब हम संपूर्ण इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको जो इससे जो क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल इसी वीडियो से मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। हालांकि 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक और 10 ही नंबर के आ रहे हैं, तो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और साथ ही फिर इसके बाद हम एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चालू करने वाले हैं। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को। पहले देखते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO बाल श्रम शब्द को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है। तो ये किसने परिभाषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो पहला पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, किसने परिभाषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यानी कि जो बच्चे नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को वो क्या करता है? मजदूरी करने के लिए रोक का प्रावधान करता है, उसको रोकने का प्रावधान करता है, उसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब कौन कौन सी बातें कही गई हैं। उसके बाद हम ये धाराएं भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने भी मिलेंगे एग्जाम में। बच्चों के काम करने के संदर्भ में ILO ने निम्न बातें उद्धृत की हैं। कौन कौन सी बातें हैं? बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन करता है तथा उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम 14 साल से कम बच्चे को अगर हम मजदूरी में या फिर किसी कारखाने में अगर हम काम करवाने भेज देते हैं जो गैर कानूनी है, तो उससे क्या होगा? बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, वो अपने सर्वांगीण जो विकास होना चाहिए एजुकेशन का, वो भी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होगा, क्योंकि वो अभी विकसित नहीं हो पाया है उसका, है ना? बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके उसकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है, ये भी एक कारण हो जाता है। ठीक है, उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, उसके बाद आवश्यकता से अधिक समय तक तथा अपनी क्षमता से अधिक काम करने के कारण अनेक बार काम और स्कूल की उपस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो ये सब ILO ने इसको, मतलब कि जो श्रम संगठन, उसने इन बातों को उद्धृत किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे टॉपिक भी, इससे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले। चूँकि ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड वैकेंसी है, तो हो सकता है कि वन लाइनर ना पूछ के आपको इसी टाइप के कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, है ना? तो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो वन लाइनर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का पैटर्न भी एग्जाम का यही चल रहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है? इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 3 में क्या कहा है कि कोई भी व्यवसाय या प्रक्रिया, उसमें बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या शामिल हैं, वो देखते हैं। बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है। यानी कि ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम होंगे, वो किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ये किसके अंतर्गत कहा गया है? धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये किसके अंतर्गत कहा गया है, तो धारा 3 के अंतर्गत। दूसरा है कि बच्चा केवल अपने परिवार या कुटुंब के उस व्यवसाय में सहायता कर सकेगा जो गैर खतरनाक होगा, तथा बच्चा अपने स्कूल के समय के बाद और छुट्टी के दौरान काम कर सकता है। ये भी धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है। यानी कि अगर बच्चा अपने परिवार में अपने काम में हाथ बटाना चाहता है, तो वो ऐसे काम में ही काम कर सकता है, ऐसा कार्य कर सकता है जो बिल्कुल गैर खतरनाक हो, जहाँ पे कोई भी खतरा ना हो, वो आसानी से उस काम को कर सके। और वो काम को कब कर सकता है? जब स्कूल के समय के बाद छुट्टियों के दौरान, जब वो स्कूल से आ जाता है, उसके पास पर्याप्त टाइम है, तभी वो उस कार्य को कर सकता है। ये बात कही गई है। ठीक है, धारा 3 में। अगला पॉइंट कह रहा है धारा 3 में कि बच्चे किसी श्रव्य दृश्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है
ये जो लाइन कही गई है इनको कर सकते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जिसमें सर्कस को छोड़कर विज्ञापन, वृत्तिचित्र, डॉक्यूमेंट्री, इंटरनेट, प्रश्नोत्तरी, रियलिटी शो या टेलेंट शो जैसे टेलीविजन कार्यक्रम या रेडियो कार्यक्रम, धारावाहिक, नाटक या अन्य ऐसे मनोरंजन या खेल को संबंधित गतिविधि शामिल है तथा ऐसी स्थितियों में जो सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर बालक काम कर सकता है, बशर्ते इस खंड के तहत कोई भी कार्य बच्चे की स्कूली शिक्षा को प्रभावित नहीं करे। तो याद रखेंगे धारा 3 में ये बातें कही गई हैं कि कौन कौन से काम को वह कर सकता है और वो भी जो भी खतरा होना चाहिए वो ना हो, तब इन कार्यों को कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, स्पष्टीकरण भी दी गई हैं इसके अंतर्गत कि इस खंड के प्रयोजन के लिए निम्न अभिव्यक्तियां एक बच्चे के संबंध में परिवार का अर्थ है बच्चे के माता पिता, भाई बहन, पिता की बहन और भाई तथा माँ भाई और भाई। ठीक है, उनकी माँ की बहन और भाई, इनके बारे में क्या कहना चाह रहा है वो देखते हैं। यानी कि इसमें साफ तौर पर ये बातें कही गई है कि ये परिवार की बातें जो भी कही गई है इनके अंतर्गत वो काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, पारिवारिक उद्यम में क्या बात कही है कि उसको समझते हैं। पारिवारिक उद्यम का अर्थ है किसी भी कार्य, पेशे, निर्माण या व्यवसाय से है जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों को काम करके नियोजित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। कलाकार का अर्थ है कि एक बच्चा जो किसी काम को अपने शौक या पेशे के रूप में करता है और किसी काम के नियमों में शामिल होता है, जैसे अभिनेता, गायक, खिलाड़ी, ऐसी अन्य गतिविधियां जिसमें बच्चा स्वयं भाग ले रहा है, तथा सर्कस या आर्थिक लाभ के लिए गली मोहल्ले में आयोजित नाटकों में अभिनय जैसे काम बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। उपधारा 2 खंड बी में ये बात कही गई है। तो याद रखेंगे कि सर्कस और गली मोहल्ले में आयोजित नाटक या अभिनय जैसे कुछ काम होते हैं उनको नियोजित नहीं किया जा सकता। ये बात किस में कही गई है? उपधारा 2 का खंड बी में कही गई है, खंड बी में कही गई। तो इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गली मोहल्ले में घूमकर या सर्कस दिखाकर या नाच कर या अभिनय करके कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे। ये किसके अंतर्गत बात कही गई है? तो याद रखें उपधारा 2 का खंड बी में ये बात कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे धारा 3 ए अब क्या कहता है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रिया में किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध। तो अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में किसी भी किशोर को नौकरी पर रखने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गैर खतरनाक काम की प्रकृति को निर्दिष्ट न कर दे, जिसके अनुसार एक किशोर को इस अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिबंध हैं वो देखते हैं। धारा 3 ए के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली बात कही गई है कि सभी व्यवसाय में बच्चों का रोजगार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान में मजदूर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि वो कोई भी प्रतिष्ठान क्यों ना हो, अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसको वहाँ पे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, धारा 3 ए के अंतर्गत कही जा रही है बात, 3 ए। ठीक है, दूसरा है किशोरों को रोजगार देना, अर्थात निम्नलिखित खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को रोजगार देना एक अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा। ये भी धारा 3 ए के अंतर्गत कही गई है बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीसरी बात कही गई कि इस कानून के अनुसार बच्चा वह जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और किशोर है वह जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है, ये भी इसी के अंतर्गत शामिल होंगे, धारा 3 के अंतर्गत ही शामिल होंगे। यानी कि 14 वर्ष से कम लेकिन 18 वर्ष से भी कम होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में काम कर सकता है जो किसी खतरनाक काम की श्रेणी में नहीं आता। इसमें यह अनुमति दी गई है कि वो पारिवारिक जो कार्य हैं उनमें हाथ तो बटा सकता है, उसमें काम तो कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो काम खतरनाक की श्रेणी में नहीं आना चाहिए और स्कूल से वापस आने और छुट्टी के दौरान ही ऐसा वह काम कर सकता है। ठीक है, अब बच्चे के परिवार में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? जैसे बच्चे के माता पिता, इनमें वो काम में हाथ बटा सकता है। बच्चे के सगे भाई बहन हो सकते हैं। बालक के माता पिता द्वारा विधि पूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक या भाई का बहन, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या बालक के माता पिता द्वारा जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो कार्य कर सकता है कि नहीं? ऑप्शन दे देगा कि हाँ कर सकता है कि नहीं, या अपराध माना जाएगा या कोई दंड का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि ये काम कर सकता है विधि पूर्वक अगर गोद लिए हैं तो। बच्चे के माता पिता के सगे भाई बहन भी, ठीक है, ये इनमें भी वो काम में हाथ बटा सकता है। गैर खतरनाक क्षेत्रों में काम करने के संबंध में किशोरों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट धारा 3 के अंतर्गत कही गई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
पूछे जाने की भी संभावना है कि एक किशोर शाम 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच काम नहीं कराया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है धारा 3A में ही, ठीक है। शाम 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच काम नहीं कराया जा सकता है। अगली बात कही गई है कि एक किशोर के लिए काम करने के घंटे किशोर से 6 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करवाया जा सकता है। याद रखेंगे, 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जा सकता। इसमें 1 घंटे का अवकाश तथा समय कि वह अवधि भी शामिल है जिसमें वो काम करने के लिए इंतज़ार करवाया जाता है, यानी कि वो 6 घंटे ही उससे काम कराया जा सकता है। साथ ही में उसको 1 घंटे का ब्रेक भी दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। 1 घंटे का उसको लंच टाइम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको 1 घंटे का ब्रेक देना हो आवश्यक है। अगली बात कही गई है धारा 3A ही में कि किशोर से किसी भी दिन लगातार 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। 3 घंटे वे काम के उपरांत या उससे पहले किशोर को न्यूनतम 1 घंटे का समय आराम देना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट बात कही गई है। अगला बात कही गई है धारा 3A में ही कि काम के पूरा होने पर किशोर से कोई काम या ओवरटाइम नहीं कराया जा सकता है। किशोर को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाना भी अनिवार्य है। अगर वह काम में हाथ बटा रहा है तो उसको ओवरटाइम नहीं कराया जा सकता है, और जैसे संडे को अवकाश मिलता है उसी प्रकार उसको अवकाश देना भी आवश्यक है, ठीक है। जिस दिन किशोर पहले ही किसी स्थापन या वर्ग में काम कर चुका है तो उस दिन किशोर को अन्य स्थान या वर्ग में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं अगर उसने कोई ऑफिस वर्क कर लिया है, उसका काम हो चुका है, तो उसको अब हम फील्ड वर्क नहीं दे सकते हैं। तो यही बात कही गई है, ठीक है, धारा 3A में। अब हम यहाँ से समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि जो 1986 का चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, क्या अपराध हैं और उसके अंतर्गत क्या धाराएं हैं और कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। तो आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको समझते हैं कि धारा 14 का फर्स्ट क्या कह रहा है। तो इसमें प्रावधान या अपराध है कि किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक और कुमार संप्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 3 व इनका का उल्लंघन करना। तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो जानता है कि ये गैर कानूनी है, अपराध है, उसके बाद भी वो इसका उल्लंघन करता है तो उसके अंतर्गत कौन सा दंड दिया जाएगा। तो उसको 6 माह से 2 साल तक की सज़ा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों देना पड़ सकता है। और ये अपराध कैसा माना जाएगा, संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन कहिए, ठीक है, याद रखेंगे धारा 14 के फर्स्ट में अगर जानबूझकर ऐसा कोई करता है तो ये दंड रहेगा उसका, ठीक है। उसी प्रकार धारा 14(1)(a) क्या कहता है कि सूची में निर्धारित अगर खतरनाक व्यवसाय में प्रक्रिया में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करता है कोई व्यक्ति, यानी कि धारा 14 के फर्स्ट ए में ये बात कही गई है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बच्चे को खतरनाक यानी कि माइंस वगैरह खतरनाक जगहों में अगर काम करने के लिए बाधित कर रहा है तो उससे उसके अंतर्गत भी क्या है, 6 माह से 2 साल तक की सज़ा और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों, और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, ये दंड है इसमें, ठीक है। अगला है धारा 14 के फर्स्ट बी में यदि बच्चे और किशोर के माता पिता या अभिभावक द्वारा अपराध पहली बार किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो उसके अंतर्गत कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसमें, धारा 14 के फर्स्ट बी में कौन सी बात कही गई है कि यदि माता पिता पहली बार ये अपराध करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी दंड का अपराध नहीं माना जाएगा, कोई भी प्रावधान नहीं है उसका, ठीक है। धारा 14 के दूसरे में बात कही गई है कि अगर जितने भी धारा वर्णित वर्गों में दिया गया अपराध यदि बच्चे और किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है, फर्स्ट बार में तो कोई दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन अगर इस मामले को फिर से दोहराया जाएगा, उस बच्चे को फिर से ये करवाया जाएगा ये काम, तो कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, इम्पोर्टेंट है। अगर दोहरा रहे हैं तो 1 वर्ष के लिए उसका कारावास दंड उसको दिया जाएगा और जो 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। उसी प्रकार अब धारा 14 का 2(a) क्या कह रहा है कि यदि माता पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध फिर से दोहराया जाता है तो जुर्माना जिसे अधिकतम 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, ये इसमें दंड का प्रावधान है। किसमें बात कही गई है, धारा 14 के 2(a) में। धारा 14 का 3 क्या कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना जिसमें किशोरों के रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन शामिल है। तो धारा 14(3) में यही बात कही गई कि अगर कोई इस अधिनियम के प्रावधान या नियमों का पालन नहीं कर सकता, उसमें असफल है और उसके रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन करता है तो उसके अंतर्गत साधारण कारावास है जिसमें 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है
या जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये धाराएं आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसका टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन हो रहा है, तो नोटिस कैसे कैसे जारी होगा, नोटिस की प्रक्रिया भी हम समझते हैं। प्रत्येक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह प्राधिकरण और नियोक्ता द्वारा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को रोजगार पर न रखने तथा 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम न करवाने की सूचना प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। सूचना स्थानीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। तो याद रखेंगे किस किस में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा या वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज है उसमें ही नोटिस होना चाहिए। तीसरा है, सूचना स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए जिसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हो। इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, ठीक है। उम्र प्रमाण पत्र की क्या क्राइटेरिया उसको देखते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में उम्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थिरीकरण परीक्षा अथवा उम्र को जांचने वाली किसी अन्य परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। यह परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी उपयुक्त अधिकारी के आदेश पर आयोजित की जाएगी। याद रखें किसके द्वारा, परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी उपयुक्त अधिकारी के आदेश पर आयोजित की जाएगी। आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि अगर बाल मजदूर है और हमको उसका उम्र के बारे में नहीं पता है तो इसकी जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ आदेश जारी होने के 15 दिन, पूछा जा सकता है कि 15 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर परीक्षण आयोजित किया जाना आवश्यक होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें कौन कौन से पुनर्वास कोष हैं उनके बारे में हम समझते हैं। बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष, पहला कह रहा है कि उपयुक्त सरकार एक या अधिक जिलों में एक कोष का गठन करेगी जिसे बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि कहा जाएगा, जिसमें बालक या किशोर की नियोक्ता से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी तथा उस राशि को एक या अधिक जिलों में क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित पुनर्वास कोष में जमा किया जाएगा। तो जो भी दंड से जो राशि जमा की जाएगी वो कहाँ पर जमा किया जाएगा, तो सभी याद रखेंगे बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि में, ठीक है। पूछा जा सकता है ये भी। उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के खाते में 15,000 रुपये की राशि जमा करेगी जिसके लिए उपधारा 1 तहत जुर्माना राशि जमा की गई है। इंपॉर्टेंट है, अभी हम याद रखेंगे उपधारा 1 के तहत ही जुर्माना राशि जमा की गई है, ठीक है। कितने हज़ार रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है। अगली बात इसी में कही गई कि उपवर्ग 1 और 2 के तहत सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या अन्य ऐसे उचित तरीके से जमा की जाएगी जैसे कि सरकार उचित समझे। जो भी दंड से जुर्माना वसूल होगा उसको उचित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ही जमा किया जाएगा। जमा की गई निवेश की गई राशि जैसा कि मामला उपधारा 3 के तहत हो सकता है और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान उस बच्चे या किशोर को किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसी राशि जमा की जाती है। तो याद रखेंगे, तो जो भी अपराध की मामला अगर बच्चे से अगर मिलता है तो उसके भी कोष का जो पैसा या ब्याज बनेगा वो बच्चे को ही प्रदान किया जाएगा, उसकी बच्चे के भविष्य के लिए भी समझ सकते हैं उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि उपयुक्त सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्य को शामिल करेगी। तो जो केंद्र सरकार के संविधान में इस बात को अनुच्छेद 239 ए के तहत ही वर्णित किया गया है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 239 ए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो श्रम अधिकारी होगा उसकी क्या क्या भूमिकाएं होंगी वो भी समझते हैं, ठीक है। पहला है कि बालक और प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा तथा कोई भी नियुक्ति निरीक्षक भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत जो श्रम अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो 1960 के अंतर्गत, ठीक है, दंड संहिता अधिकारी, ठीक है। अगला है सरकार को समय समय पर उन स्थानों का निरीक्षण करना होगा जहां बच्चों का रोजगार में तथा किशोरों का खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन निषिद्ध है और समय समय के अंतराल पर निरीक्षण करना होगा कि उन स्थानों पर कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो जो भी अधिकारी होगा तो वो जो भी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं या जो कारखाने हैं वहाँ पर जाकर निरीक्षण करेंगे कि कोई बाल मजदूरी टाइप के अपराध तो नहीं हो रहे हैं। तो ये कौन करेंगे, जो भी सरकार द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं अधिकारी, वो उनका काम होगा कि वो निरीक्षण करें, समय समय पर जाकर वहाँ की जांच करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना कि निरीक्षक या नोडल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में यह कोष है उनकी देखरेख में सुनिश्चित किया जाएगा कि
राष्ट्रीयकृत बैंक में इस बच्चे या किशोर का खाता खोला जाए और उस बैंक को सूचित किया जाए जिसमें फंड की राशि जमा है। तो इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो नोडल अधिकारी होगा, जहाँ बैंक में जमा किया जा रहा है, उसका खाता खुलवा जाएगा बच्चे का, उससे जो ब्याज की राशि प्राप्त होगी वो बच्चे को प्रदान की जाएगी, ताकि वो मजदूरी से बच सके और अपने अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर भी हो सके। ठीक है। सरकार उन बच्चों या किशोरों के बैंक खातों में 15,000 रुपये जमा करेगी जिनके लिए ये राशि जमा की गई। तो याद रखेंगे कितनी राशि, 15,000 की राशि जमा की जाएगी। ठीक है। सरकार द्वारा कोष में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या अन्य ऐसे उपयुक्त साधनों के माध्यम से जमा की जाएगी जैसा कि सरकार उचित समझ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। जमा की गई राशि या निवेश उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान बच्चे या किशोर को तब किया जाएगा जब वह 18 साल का हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि खाता तो खुल जाएगा, पैसे का भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन बच्चे को वो पैसे कब मिलेंगे, उसका ब्याज का भुगतान कब किया जाएगा, जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उम्र कितनी होने पर, 18 साल की होने पर ही उसको ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखने मिल जाएंगे। ठीक है। इंस्पेक्टर संबंधित बच्चे या किशोर के विवरण के साथ हस्तांतरित की गई राशि की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त होगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति जानकारी हेतु केंद्र सरकार को सालाना भेजी जाएगी। तो ये भी इसमें देख रेख का काम भी किया जाएगा। अब हम इसके अंतर्गत समझते हैं कि जिला अधिकारी की इसमें क्या भूमिका होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिलाधिकारी प्रावधानों को लागू करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं। तो कुल मिला के जिलाधिकारी कौन होता है, कलेक्टर होता है, तो वो उसी के अंतर्गत देख रेख में रहेगा। वो अपने से नीचे अधिकारियों को कहेगा, उनके कर्तव्य को पालन करने कहेगा कि जांच की जाए, निरीक्षण की जाए, समय समय पर सभी चीज़ों को देख रेख की जाए कि कहीं पे लेबर चाइल्ड वाले चीज़ों का कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके अंतर्गत यही बात कही है। वैसे इसी में भी कहा गया है कि जिलाधिकारी ये भी सुनिश्चित करेगा कि नोटिस भेजे जाएंगे जहाँ पे भी ऐसे अपराध हो रहे हैं कि इन बारे में निरीक्षक करेगा, कौन कौन कहाँ पे किन किन का डेटा है वो भी तैयार किया जाएगा। है ना, बात कही गई जैसे डेटा तैयार करना कि किस उम्र के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हैं, तो कहीं बाल अपराध तो नहीं हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को उसमें भी देखा जाएगा। अब नियोक्ताओं की भूमिका नियम भी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। नियोक्ताओं के लिए इनकी भूमिका, प्रत्येक नियोक्ता जिसने किसी भी किशोर को नियोजित किया है, किशोर को नियोजित करने के 30 दिनों के भीतर निरीक्षक को एक लिखित सूचना प्रदान करनी चाहिए कि किन स्थानीय सीमाओं के भीतर उनका संस्थान स्थित है तथा निम्न जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तो याद रखेंगे, अगर कोई नियोक्ता अगर ऐसा किसी को नियुक्त कर रहा है बच्चे को, तो उसको 30 दिनों के भीतर, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कितने दिनों के भीतर उसको निरीक्षक को एक लिखित सूचना देनी होगी, तो 30 दिन के भीतर नाम और प्रतिष्ठान की स्थिति उसको बताना होगा, प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधक का नाम बताना होगा जो उसका कर्ता धर्ता या सीईओ जिसको बोल सकते हैं, उस स्थान का पता जहाँ स्थापना से संबंधित संचार को संबोधित किया जा सकता है, संस्थान में स्थापित व्यवसाय और प्रक्रिया की प्रकृति, यानी कि वहाँ पे किस प्रकार के काम होते हैं, कौन से प्रोडक्शन हो रहे हैं या कौन से मैन्युफैक्चरिंग के काम हो रहे हैं, इन सबको वो एक लिखित सूचना प्रदान करेगा। ठीक है, एक सक्षम अधिकारी को। ठीक है। प्रयोक्ता, प्रत्येक नियोक्ता अपने स्थान पद में काम करने के लिए नियोजित किशोर के संबंध में एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर जब किसी ऐसे स्थापन में काम कर रहा हो तब उस समय निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के उपलब्ध होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्य दर्शित होंगे। यानी कि इसमें ये भी कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों को वो काम में रखता है तो एक रजिस्टर होगा, वो कितने घंटे काम कर रहा है उसको वहाँ पे दर्शाना होगा कि उसने कितने घंटे काम किया गया है, उसको 1 घंटे का ब्रेक दिया गया है कि नहीं, उसको सप्ताह में एक अवकाश दिया जा रहा है कि नहीं, इन सब का वो ब्यौरा भी रखेगा रजिस्टर में। ठीक है। जो भी कंपनी का सीईओ है या जो उत्पादन करता है वो अगर इसको नियुक्त करता है बच्चे को, तो ठीक है। किशोर जिसे काम के लिए नियोजित किया गया है या काम के लिए अनुमति प्रदान की गई है, उसका नाम, उसकी जन्मतिथि उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसे किसी किशोर के काम करने के घंटे और समय की अवधि तथा विश्राम के वह अंतराल पर जिसका अधिकार है ना, वो भी उसको दर्शाना होगा। ऐसे किसी भी किशोर के काम की प्रकृति और ऐसे अन्य विशेषताएं जो विहित की जाएं, इन सभी को उसे वहाँ पर दर्शाना होगा। ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे उसको ये भी नियुक्त करना होगा कि छुट्टी के दिनों को भी निर्दिष्ट करना होगा कि उसने कितनी, उसको छुट्टी मिल रही है कि नहीं, है ना। 3 महीने में एक बार से ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भी याद रखेंगे कि उसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता, कि शिफ्ट वाइज भी नहीं करा सकते हैं। इन सब चीज़ों का उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम शिकायत देखते हैं कि इसकी हम शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट के सदस्य जो प्रत्येक थाने पर नियुक्त होता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसकी शिकायत कहाँ करेंगे। तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट में। विभिन्न बाल कल्याण संगठन, सरकारी और गैर सरकारी या सरकारी संगठन या बाल गृह में इसकी शिकायत की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है तीनों।
या फिर हम इसकी शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में भी हम इसकी शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे बाल मजदूरी हो रही है। ठीक है, अब बाल मजदूरी के क्या क्या मामले हैं उसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सिविल रिट याचिका में बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो आप याद रख सकते हैं। काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। खतरनाक उद्योग में काम कर रहे बच्चों की वापसी हो, उन्हें उचित शिक्षण संस्थान में शिक्षित किया जाएगा। यानी कि जितने भी बाल मजदूर किए जा रहे हैं वो अगर खतरनाक संस्थान में है तो वहाँ से उनको लाया जाएगा और उनको स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है, स्कूली शिक्षा उनको दिलाई जाएगी। तीसरी बात कही गई है कि बाल कल्याण समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रति बच्चे के हिसाब से नियोक्ता द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। अभी हमने पढ़ चुके हैं। बच्चों के परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाएगा ताकि बाल मजदूरी वाले केस की उत्पन्न ना हो। ठीक है, राज्य सरकार कल्याण कोष में योगदान देंगे, जिससे बच्चे को 18 वर्ष की उम्र होने के बाद उसको भी पैसे दिए जाएंगे या भुगतान किया जाएगा, जिससे वो आने वाले अपने भविष्य के लिए या पढ़ाई के लिए अच्छी जगहों में खर्च कर सकें। बच्चे के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि बाल श्रम को रोका जा सके। गैर खतरनाक व्यवसाय में बच्चों से काम नहीं लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट। तो ये सभी लाइनें याद रखेंगे जो कोर्ट ने बात कही गई थी। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। अब बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ सिविल याचिका के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत में सर्कस 14 वर्ष से कम उम्र वाले के बाल कलाकारों के उपयोग को प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्कस में 14 वर्ष से काम करने वाले जो प्रतिबंध लगाया गया है वो किसके अंतर्गत लगाया गया है, तो याद रखेंगे बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ सिविल याचिका के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले में सन 2004 में उत्तर प्रदेश में एक सर्कस से लड़कियों को बचाया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, इसको याद रखेंगे। जब लड़कियों का बयान लिया गया तो उन्होंने वहाँ की भयानक कहानी सुनाई जहाँ वे काम करती थीं। ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कौन कौन से दिशा निर्देश थे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल कलाकार सर्कस में काम नहीं करेंगे, याद रखेंगे। सर्कस में काम कर रहे अवयस्क बच्चों को दिन में 5 बार प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट बात कही गई है। तो ये रहे आज के चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की बात कही गई थी। ये कंप्लीट वीडियो है, आप इसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लास लेने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप रिवीजन भी करते चलिएगा। इसके पहले हमने सेक्सुअल अफेंडेंस एक्ट था 2002 का, उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो भी नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।